This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. So this is the unit number 5, introduction of analysis variance. It contains so many derivations or definitions are there, and it just introduced you what is ANOVA. तो जब भी हम कोई नई टेक्निक्स पढ़ते हैं तो माइंड में ये आता है कि व्हाट इज दैट एंड व्हाई वी आर यूज्ड एंड इन विच सिचुएशन वी विल अप्लाई दिस टेक्निक्स. ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनेशन, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्यों इसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोल रहे हैं, और सेकंड है इसमें एजम्पशंस कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के क्या क्या एजम्पशन है. यू नो वेरी वेल दैट ईच स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस. तो एनोवा के क्या क्या एजम्पशन है ये हमें देखना है, और हमें किस सिचुएशन में हम एनोवा यूज करेंगे, और व्हाट इज एनोवा, एनोवा है क्या. ओके, तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था कि एनोवा इज नथिंग बट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इट मींस दैट इट यूज्ड and it use if you want to compare, yeah, if you want to compare or want to know that groups are two groups have same mean or not, then we apply the t test. पर अगर सिचुएशन ऐसी है कि we have more than two groups, then we have to apply t test many times. सपोज अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 ग्रुप है, group number 1, group number 2 और group number 3, and we want to test that mean of group 1 is equal to mean of group 2 और mean of group 3. तो ये हमें टेस्ट करना है. तो टी टेस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो टी टेस्ट इज अप्लाइड ओनली फॉर 2. तो इनके बीच में हम टी टेस्ट लगा सकते हैं अगर हमें ये टेस्ट करना होता है. पर नाउ कंडीशन इज दैट वी हैव टू वांट टू दैट कि mu1 is equal to mu2 equal to mu3 है कि नहीं. तो this can be handled with the t test by applying the t test between this and this. एक बार तो यहाँ पे t test लगा सकते थे इन दोनों के बीच में, एक बार हम यहाँ पे t test लगा सकते थे, और एक बार हम इसमें सॉरी इन दोनों में, यानी mu1 हम चेक कर सकते थे mu1 is equal to mu2, एक बार t test लगा के, फिर दूसरी बार mu1 is equal to mu3, यहाँ पे लगा सकते थे t test, और थर्ड वन mu2 is equal to mu3. तो यहाँ पे हम 3 बार अगर टी टेस्ट लगा के तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, कर तो सकते हैं, बट अगर when we apply these the t test 3 times or 4 times for a same problem, then type first error has been increased. Type first error means rejecting h0 when h0 is true. okay, हमारी जो h0 थी वो ट्रू थी, पर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. ये बढ़ जाने से क्या होगा, एरर बढ़ गई, अल्फा बढ़ जाएगा, और अल्फा बढ़ने से हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके, तो फॉर दैट आर.ए. फिशर इंट्रोड्यूस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. उन्होंने कहा कि हम वेरिएंस की जो टेस्टिंग करेंगे वो हम मतलब वी हैव टू टेस्ट द मीन ऑफ दीज ग्रुप्स आर इज इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस. कि वेरिएंस जो हमारा है उसके बेस पे हम इसको टेस्ट करेंगे. इसी के लिए इसका नाम रखा गया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. अब वेरिएंस मीन की टेस्टिंग वेरिएंस कहां से आ गया इस पे डिस्कस करते हैं. ओके, मैंने जैसे पहले एक एग्जांपल दिया था एग्रीकल्चर का, या हम अब जस्ट कोई और भी दे सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास 3 वेराइटीज ऑफ काउ है. एक काउ 1 ब्रीड है, दूसरी काउ 2 ब्रीड है, और तीसरी काउ 3 ब्रीड है. ठीक है, हमने इसको एक फीड दिया, सेम फीड दिया हमने, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी. तो अब फीड देने पे इस ग्रुप पे क्या इफेक्ट आया, मिल्क पे क्या इफेक्ट आया, इस ग्रुप पे क्या आया और इस ग्रुप पे आया, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो इफेक्ट है, जो हम इनको डाइट दे रहे हैं, कि उसका इफेक्ट सेम है या नहीं है ऑन द मिल्क ऑफ द काउ. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है कि ठीक है वो तो है कि भाई अब इफेक्ट, पर क्या होगा कि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक काउ तो है, यहाँ पे एक काउ इस जो ब्रीड है, मान लेते हैं कोई एक 1 ब्रीड है, उसके डिफरेंट काउस. अब इनमें भी क्या होगा, आपस में वेरिएशन होगा. हो सकता है कि इसकी एज ज्यादा हो, इसकी कम हो. ठीक है, इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा हो, इसको नहीं मिल रहा हो.
इसकी अच्छे से केयर हो रही है नहीं हो रही, तो इनके बीच में भी क्या होगा, वेरिएशन हो सकता है। उस वेरिएशन से जो हमारा डाइट का वेरिएशन था, डाइट की वजह से जो इफेक्ट आया वो इसमें मिल जाता है। एक तो इफेक्ट हो गया इसका, जो ये इनके बीच में जो इनकी जो एज है या कोई अदर फैक्टर्स हैं, एक तो उसका इफेक्ट आ गया, दूसरा हमने जो उसको डाइट दी उसका इफेक्ट आ गया। तो ये दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि वी डू नॉट नो कि डाइट का क्या इफेक्ट रहा। हो सकता है कि इस जो ग्रुप है यहाँ पे एज ज्यादा थी जिससे वो दूध कम दे रही है, ठीक है, और हमने यहाँ पे वो लगा दिया, क्या कहते हैं, फीड दे दिया उनको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको डाइट D1 दे दिया और यहाँ पे डाइट D2 दे दिया। इसकी इनकी क्या है, इनकी एज थोड़ी कम थी, तो इसका यहाँ पे वैसे ही अगर इसको डाइट 1 देते तो शायद इसका डाइट 1 का इफेक्ट जो है ज्यादा होता, क्योंकि इनकी एज कम है, और यहाँ पे इनकी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इन पे मिल्क का जो इस पे डाइट का असर कम हुआ। तो they are the two types of variation in the data. One, due to the effect of the treatment. Treatment means जो भी जो भी कंपोनेंट वी हैव टू कंपेयर, जो भी कंपोनेंट हम कंपेयर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डाइट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो डाइट का जो इफेक्ट है तो वो हमारा ट्रीटमेंट होगा। अगर सपोज हमें मेडिसिन टेस्ट करनी है कि बीपी कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन है, तो जिसको हम टेस्ट करके उनका इफेक्ट क्या है, तो मेडिसिन यहाँ पे क्या होगी, ट्रीटमेंट होगी। और जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं इट्स कॉल्ड द मटेरियल। तो अगर हम डाइट्स को पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो पेशेंट्स जो हमारे हैं वो मटेरियल होगा। और अगर हमारा हम जो सॉरी डाइट को अगर हम काऊ के ऊपर देखना चाह रहे हैं, काऊ के मिल्क के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो हमारे जो 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 काऊ है वो हमारा होगा ट्रीटमेंट, सॉरी मटेरियल, और जो हमारी डाइट्स हैं वो होंगे ट्रीटमेंट। तो जो हमारा वेरिएशन बना वो दो तरह से बन सकता है, एक तो जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से भी वेरिएशन होगा। दूसरा क्या है, दूसरा इफेक्ट हो सकता है जो हमारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पे एज उनकी अलग अलग है, तो हम एज को भी सेम कर लें। या अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें, अगर हम जो सोयल फर्टिलिटी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते सोयल फर्टिलिटी को, तो दिस इज कॉल्ड द एरर या अनकंट्रोलेबल फैक्टर, ठीक है, एरर या अनकंट्रोलेबल फैक्टर। ठीक, तो जो वेरिएशन होगा वो तो आर फिशर ने देखा कि भाई ये जो दूसरा अनकंट्रोलेबल फैक्टर था जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे ट्रीटमेंट इफेक्ट्स में एंट्री कर रहा है, तो इसकी वजह से भी वेरिएशन बन सकता है। तो इसने कहा कि हम क्यों ना इन दोनों वेरिएशन को अलग अलग करा जाए और इनका इफेक्ट देखें, उसके बाद हम देखें कि हमारा ट्रीटमेंट का कितना इफेक्ट आ रहा है। तो बिकॉज हियर वी स्टडी द वेरिएंस ड्यू टू ट्रीटमेंट और uncontrollable factor, so it is called analysis of variance. So on the basis of these variation we decide that the effect of the treatments is same or not. तो एक तो हम इसमें डेफिनेशन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और दूसरा इसका यूज हम कहाँ करते हैं। यूज आप समझ लीजिए, जब हम मोर देन टू ग्रुप्स की कंपैरिजन करेंगे ऑफ इक्वल मीन, देन वी अप्लाई द एनोवा। और क्यों इसको एनोवा कहा, क्योंकि हम इसकी स्टडी करते टाइम मीन इक्वल है कि नहीं है, हम ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस हम इसकी बता रहे हैं कि मीन इसका इक्वल है या नहीं है, इसलिए हमने इसे कहा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, तो क्या डेफिनेशन है पर्टिकुलरली इसकी, वो देखते हैं। तो आरिफिजन ने कहा कि इन दिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वी डिवाइड द टोटल वेरिएशन देयर separation of variation ascribable to one group of causes from the variance ascribable to the other group of causes। आरिफिजन ने कहा कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है कि एक सेपरेशन है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम जो वेरिएशन है, एक ग्रुप की वजह से कितना वेरिएशन हुआ और दूसरी ग्रुप की वजह से कितना वेरिएशन, उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। हमने कहा कि हम ट्रीटमेंट की वजह से कितना वेरिएशन हुआ और जो एरर है उसकी वजह से कितना वेरिएशन हुआ, उन दोनों को अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। तो क्या है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज द सेपरेशन ऑफ वेरिएशन ascribable due to one group of causes from the variation due to other group of causes।
तो यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं हमारे, एक है ट्रीटमेंट और दूसरा है एरर, यानी विद इन, या हम दो शब्द में कहते हैं तो बिटवीन और एक विद इन। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे कहा बिटवीन द ग्रुप और विद इन द ग्रुप। बिटवीन द ग्रुप मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए जस्ट बिटवीन द ग्रुप क्या है कि हमने यहाँ पे तो एक ट्रीटमेंट अप्लाई कर दी सपोज करिए, या यहाँ पे डाइट 1 दे रहे हैं हम, इधर डाइट 2 दे रहे हैं, इधर डाइट 2 3 दे रहे हैं। तो एक वेरिएशन तो डाइट की वजह से होगा कि यहाँ पे हमने डाइट 1 दी पूरे पे, यहाँ पे डाइट 2 दे रहे हैं और यहाँ पे 2 3 दे रहे हैं। तो इट्स कॉल्ड द बिटवीन, बिटवीन द ग्रुप्स। ये ग्रुप ये है और इसके और इसके बीच में ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप्स। और विद इन द ग्रुप्स मतलब कि जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच में भी आपस में वेरिएशन होगा। यहाँ पे है ये मान लीजिए पेशेंट हैं या काउस हैं, तो इनके बीच में भी वेरिएशन होगा, तो ये कहलाएगा विद इन। तो हमारा काम क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस का काम क्या है कि बिटवीन वेरिएशन को विद इन वेरिएशन से अलग करना। क्योंकि जो फाइनली हमारी जो प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो डाइट देने पे हमारा मान लीजिए 5 केजी वेट बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा 3 केजी वेट बढ़ रहा है, और यहाँ 2 केजी वेट बढ़ रहा है या 6 केजी वेट बढ़ रहा है। तो यहाँ तो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, पर ये वेरिएशन क्या डाइट 2 की वजह से ही है या डाइट 1 की वजह से ही है? हो सकता है, पर इसमें ये वेरिएशन भी यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो रहा है, जो इनके विद इन वेरिएशन। तो हमें अब दो एनालिसिस वेरिएंस कह रही है कि हम इस वेरिएशन को अलग करेंगे। तो एनालिसिस वेरिएंस इज द सेपरेशन ऑफ वेरिएशन ascribable one group of causes to the variation ascribable another group of causes। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं आगे। ये इसका एक डायग्राम बना दीजिए, एक डेफिनेशन दे दीजिए। ये दिखा रखा है डेफिनेशन कि हम टोटल वेरिएशन को क्या करा, इसने अलग अलग कर दिया, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, बस ये आप ग्राफ बना दोगे, डेफिनेशन दे दोगे। डेफिनेशन मुश्किल से 2 मार्क्स की आती है, तो ये सफिशिएंट है। ये सब कुछ नहीं करना है, जो ये सब चल रहा है ये सब खत्म है, कुछ नहीं करना है। तो इन सबको आप मत करिए, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं कि हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम शायद 1 और 2 से स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनोवा, इसमें क्या कराना है मेरे को, assumption, यस, assumption ऑफ एनोवा। assumption, फर्स्ट assumption है assumption ऑफ randomness, कि जो भी हमारा, देखिए जब हम बात करते हैं टेस्ट की, जब भी हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट है रेंडमनेस, कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो शुड बी रैंडम होना चाहिए। तो यहाँ भी वो assumption है, द सैंपल्स, क्योंकि जो सैंपल शुड बी रैंडम। सेकंड assumption क्या है, assumption ऑफ एडिटिविटी, मतलब जो भी ग्रुप्स हैं, हम कह रहे हैं कि जो टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन को आपने डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप, एक तो बिटवीन और एक विद इन, बिटवीन वेरिएंस और विद इन वेरिएंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वेरिएशन, जो भी वेरिएशन है वो क्या होनी चाहिए, एडिटिव होने चाहिए, वो आपस में ऐड होने लायक होने चाहिए। अगर वो ऐड नहीं होंगे तो हम इस टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते। थर्ड एजम्पशन क्या कह रहा है, थर्ड एजम्पशन कह रहा है इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस और जीरो कोरिलेशन। मतलब कि देखिए, जब हम आपको याद होगा जब हमने मीन की टेस्टिंग करी थी, तो हमने माना था कि जो हमारा वेरिएंस है टी टेस्ट के लिए, ये वेरिएंस शुड बी इक्वल एंड अननोन। तो यहाँ भी वो assumption है कि जो वेरिएशन है पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इक्वल है। फोर्थ क्या है, ये कुछ नहीं करना है आपने, सब चीज छोड़ने, बस खाली इनके हेडिंग हेडिंग करने हैं। assumption ऑफ नॉर्मेलिटी, ये आगे भी आएंगे आपके उसमें। assumption ऑफ नॉर्मेलिटी मतलब जो पॉपुलेशन है जहां से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो 4 assumptions हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है कि व्हाट इज एनोवा, डिस्क्राइब वेरियस assumptions ऑफ एनोवा। तो आपने क्या करना है, बस खाली डेफिनेशन देनी है, वो डायग्राम बना दीजिएगा एक, और इसके 4 assumption लिख दीजिएगा। तो ये 3 और 4 मार्क्स का बैठेगा। ठीक है, अब ये एडिटिव मॉडल वगैरह में सुना, एक कभी कभी ये भी आ जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं, फिक्स इफेक्ट मॉडल एंड फिक्स इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल, ये बहुत इजी है। देखिए जब हम जो भी हम ट्रीटमेंट कंपेयर करना चाह रहे हैं, अगर वो फिक्स्ड है, मीन्स मान लीजिए हमने जो डाइट का एग्जांपल लिया था D1, D2 और D3, ये जो हमारे डाइट्स के लेबल हैं या डाइट्स की कंपनीज हैं या डाइट के चार्ट जो है 1 2 3,
एक में हमने बहुत न्यूट्रिशन फूड रखा, एक में बहुत प्रोटीन वाला फूड रखा, एक में हमने बहुत सिंपल फूड रखा। तो 3 तरह की डाइट्स बनाई। तो ये कह रहा है कि अगर जो हम ट्रीटमेंट कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट क्या है, वो कांस्टेंट है, तो वो कहलाएगा फिक्स इफेक्ट मॉडल। मॉडल हमने इस सेंस में कहा है कि जैसे हम मॉडल हमने यूज किया था, अगर आपको याद हो, रिग्रेशन में, रिग्रेशन मॉडल। तो वहां कंसेप्ट जो है, जो भी हमारा आउटपुट आएगा, मान लीजिए इन डाइट्स को लगाने पे हमारा जो आउटपुट्स आया वाई है, तो वो इन पे डिपेंड करेगा प्लस एरर पे डिपेंड करेगा, एरर और ये म्यू मनाते हैं। तो इसको हमने रिग्रेशन की उस पे, रिग्रेशन के तरह से इसको मॉडलाइज किया है, तो इसलिए इसका नाम मॉडल रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये जो D1 D2 D3 ये फिक्स हैं, कि हमें ये लेने हैं तीनों बस, तो वो जो हमारा मॉडल बनेगा वो फिक्स इफेक्ट मॉडल बनेगा। अगर ये रैंडम है, रैंडम मीन्स एक बहुत सारे डाइट्स हैं हमारे पास, D1 D2 D3 D4, बहुत सारी, मान लीजिए हमारे पास 20 डाइट्स हैं, और हमने एक बार में 3 डाइट्स इसमें से निकाल लिया, तो 3 डाइट्स क्या है, कुछ भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइट्स जो है कांस्टेंट नहीं रही, वो हमारी क्या होगी, रैंडम हो गई। कोई सी भी मान लीजिए 1 2 5 आ जाए, 6 5 3 आ जाए। तो ये क्या हुआ, हमारे क्या हुआ, जो डाइट्स है वो हमारा कांस्टेंट ना होकर रैंडम हो गई, कुछ भी आ सकती है। तो इसलिए जो हमारा मॉडल बनेगा वो कहलाएगा हमारा रैंडम इफेक्ट मॉडल। ये बहुत अच्छे एग्जांपल से भी दिया हुआ है। जस्ट ए मिनट। तो एक बहुत अच्छे एग्जांपल से भी यहाँ पे बताया गया रैंडम इफेक्ट मॉडल का। द फिक्स इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल जस्ट fixed effect model of ANOVA applies to situation in which the experiment applies one or more treatments to the subject or experimental units of the experiment to see if response value change. This allows the experiment to estimate, नहीं ये तो अच्छा नहीं है, नीचे कहीं है शायद। Yes. First पहले देखते हैं random effect model. Random effect models are used when the treatments are not fixed. जैसे मैंने बताया कि जो डाइट 1 डाइट 2 डाइट 3 फिक्स नहीं है इस बार, वो हमारे ग्रुप है, वहां से हम ले सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, रैंडम इफेक्ट मॉडल बनेगा। तो फिक्स इफेक्ट मॉडल क्या होगा, फिक्स इफेक्ट मॉडल्स आर यूज्ड व्हेन द ट्रीटमेंट्स आर फिक्स्ड। अगर हमारे ट्रीटमेंट फिक्स हैं तो फिक्स इफेक्ट मॉडल, और अगर हमारे ट्रीटमेंट फिक्स नहीं है, वो रैंडम है, तो रैंडम इफेक्ट मॉडल। ओके, तो जनरली जो सर ट्रीटमेंट्स हैं, फिक्स्ड ट्रीटमेंट का एग्जांपल बता सकते हैं कोई? ट्रीटमेंट मीन्स जो भी चीज जिसको भी हम कंपेयर करना चाहते हैं इज नहीं कॉल्ड सर, फिक्स्ड ट्रीटमेंट। फिक्स फिक्स्ड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। जैसे मैंने कहा कि जो डाइट्स है हमारी, मान लीजिए सीड की बात करें, सीड की वैरायटी है V1 V2 V3। अगर केवल यही वैरायटी हमें कंपेयर करनी है तीन, तो ये कहलाएगा हमारा फिक्स इफेक्ट मॉडल। अगर हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं 1 से लेकर 20, और हम उसमें से केवल 3 ले रहे हैं, V1 V2, मतलब रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, ओके, इसमें से हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमारा मॉडल बनेगा वो बनेगा हमारा, तो रैंडमली तो कुछ भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, V5 और V10 आ गया। तो इस बार जो ये ट्रीटमेंट है फिक्स नहीं हुए, ये रैंडम बन गए, कोई भी आ सकते हैं इसमें से, तो इट इज कॉल्ड द रैंडम इफेक्ट मॉडल। मिक्स इफेक्ट मॉडल, कुछ तो हम फिक्स कर दें, जैसे मान लीजिए आपकी क्रिकेट की टीम है, वहां हमने कैप्टन फिक्स कर दिया और बाकी को हम रैंडमली चूज कर लें, बाकी प्लेयर्स को, तो वो इफेक्ट बनेगा हमारा मिक्स मिक्स इफेक्ट मॉडल। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं है, बस अगर कभी कभी आता है तो डेफिनेशन आ जाती है इसकी, तो आप इसे डेफिनेशन के उससे भी बता सकते हैं, बट डेफिनेशन में इतना कुछ नहीं लिखना जो इन्होंने बातें बताई है, रेस्पॉन्स वगैरह, बस यही कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ए मॉडल इन विच ऑल इफेक्ट्स आर रैंडम, सॉरी ऊपर है, a model in which all effects are unknown constant which we call parameters, जो ये इफेक्ट्स इनको पैरामीटर का है, is known as fixed effect model। बस यहीं पे एक एग्जांपल डाल दीजिए, ठीक है। रैंडम में क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, a model in which all effects are random then they are called the random effect model। एक एग्जांपल यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे,
रैंडम वो कब यूज करते हैं, ये तो बताया कब यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल कहाँ पे था, एक मिनट रुको, एग्जाम्पल देखा है मैंने कहीं पे। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। सपोज सर्टेन ड्रग्स इज thought to have an effect on the ability to perform mental arithmetics. The quality of drugs used may vary from 0 to 100. एक ड्रग है जो मेंटल एबिलिटी को बढ़ा रही है, तो उसकी जो ड्रग्स की क्वांटिटी है वो 0 से लेके 100 तक है। ठीक है। One possible experiment would be test all possible level of these drugs on group subject and then use analysis of variance to direct differences. But this limitation funds only 6 levels of the drugs may be tested. There will be two situation. अब ये हुआ कि भाई हम वैसे तो हमें सबको चेक करना चाहिए थे 1 से लेके 100 तक, पर सिचुएशन इस तरह की है कि हम इतने नहीं कर सकते, हम केवल 6 कर सकते हैं। तो अब दो तरह की सिचुएशन बन सकती है, या तो हम उन लेवल को फिक्स कर लें, ठीक है, या उन लेवल को रैंडम रख लें। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है वन पॉसिबिलिटी वुड बी सिमेट्रिकल चूजन अ सेट ऑफ लेवल्स कवरिंग द रेंज ऑफ डोजेस। तो एक तो हम कर सकते हैं भाई हम लेवल बनाने अपने 0, 20, 40, 60, 80, 100, तो इनको फिक्स कर दिया हमने कि भाई इन्हीं को टेस्ट करेंगे बस, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम सबको टेस्ट कर पाए 0 से लेकर 100 तक। तो ये जो इफेक्ट बनेगा मॉडल का, ये कौन सा बनेगा, फिक्स इफेक्ट मॉडल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम रैंडमली चूज कर लें कोई भी 6 लेवल। तो another possibility is to choose the 6 dose labels randomly from the set of number this. तो this is called the random effect model। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मिक्स इफेक्ट में दोनों में मिक्स हो जाएगा। कुछ हम फिक्स कर ले, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया क्रिकेट टीम का। और क्या है भाई इसमें, बस खत्म। ये आपका पूरा एक यूनिट चली गई। तो इस यूनिट में अगर मैं देखूं तो ये यूनिट बैठ रही है मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स की। तो पहले तो व्हाट इज एनोवा, व्हाट आर द अजम्पशन, और व्हाट आर द फिक्स और रैंडम इफेक्ट मॉडल। ठीक है, बस इसमें इतना ही कर लीजिए, बाकी और करने की आपको जरूरत नहीं है, इतने से ही आप सफिशिएंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब चलते हैं सेकंड यूनिट पे। आज ये पूरा ब्लॉक तो हो ही जाएगा आराम से इजीली। यस, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखिए यहाँ पे भी वन वे और टू वे, और मैंने बताया था एक है टू वे एम सेल पर ऑब्जर्वेशन, या एम ऑब्जर्वेशन पर सेल, सॉरी। तो एक क्वेश्चन तो इसमें पूरा न्यूमेरिकल आता है 10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स की इसमें से जनरल थ्योरी आती है। तो थ्योरी तो जो फर्स्ट यूनिट है वो थ्योरी कवर कर रही है, हो सकता है 2 मार्क्स की थ्योरी वहां से 2 मार्क्स के आगे से कहीं से दे दे। तो ओके, तो पहला हम कर रहे हैं वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, अगर हमारा जो फैक्टर है, अगर हम केवल एक ही तरह की ट्रीटमेंट को हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द वन वे एनोवा। अगर हम दो फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं एक साथ, तो इट इज कॉल्ड द टू वे एनोवा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हुआ था, तो सर एग्रीकल्चर में मान लीजिए हमारे स्क्रीन पास शेयर नहीं हुई। स्किन, ओह सॉरी, दोबारा करते हैं। यस, इट इज विजिबल। यस सर। तो मान लीजिए हमारे पास केवल एक ही फैक्टर है वेरिएशन के लिए, हमें इनको चेक करना है कि जो वैरायटी ऑफ वीट है V1, V2, V3 वो इक्वल है कि नहीं, उनका इफेक्ट इक्वल है कि नहीं। ओके, और बाकी अदर फैक्टर्स क्या रखा है, कांस्टेंट रख लिए, मतलब जो फील्ड था उनके साइज, उनमें जो वाटर लेवल है, उनमें जो फर्टिलाइजर्स है, वो हम सब सेम डाल रहे हैं। तो वेरिएशन किस किस की वजह से बनेगा, वैरायटी ऑफ वीट उसकी वजह से बनेगा, और एक दूसरा जो एरर कंपोनेंट है उसकी वजह से वेरिएशन बनेगा। तो अगर हम केवल वन फैक्टर ही लेते हैं, वन फैक्टर एट डिफरेंट लेवल्स, जब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं, तो हम या तो कहें कि हम जनरली हम फैक्टर की बात करते हैं, और एक दूसरी बात करते हैं लेवल की। फैक्टर का मतलब कंपोनेंट क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है सीड हमारा एक फैक्टर है जिसके हमने डिफरेंट लेवल्स बना दिए।
और दूसरा लेवल बना सकते हैं फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर के डिफरेंट लेवल बना सकते हैं। तो अगर हम केवल एक ही फैक्टर, वी आर कंसिडरिंग ओनली वन फैक्टर एट डिफरेंट लेवल, देन द एनालिस्ट एंड want to compare the effect of and want to compare that the effect of these factors are equal or not, then the technique is called the one-way ANOVA. Okay, if we consider two factors at a time and want to compare the equality of the effect of both the factors at different levels, then it is called the two-way analysis of variance. Okay, तो प्रोसीजर क्या है इन जो तीनों ही जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तीनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यानी अगर आपने एक बार अच्छे से फोकस कर लिया तो आपके दो ब्लॉक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। दो ब्लॉक का मतलब कितना हुआ, 15 इंटू 15 प्लस 15, 30 मार्क्स। यानी आप इन दो ब्लॉक से भी आराम से पास हो सकते हैं। पर क्या होता है एग्जाम में, मेरे पास अभी रिवोल्यूशन कॉपी भी आई थी लास्ट ईयर की कुछ, कि स्टूडेंट ने रिवोल्यूशन डाला हुआ था। रिवोल्यूशन से क्यों लगा कि उसके मार्क्स कम होंगे। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया है कि जो इस बार का कोर्स हमारा है वो बहुत लेंदी है। लेंदी मींस कि उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत डिस्क्रिप्टिव या मैं कहूँ बहुत बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से, और टाइम इतना नहीं होता हम लोग पास कि उसको दोबारा हम जाके बार चेक कर लें। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से वो क्वेश्चन बीच में ही कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक करी और उसका आंसर गलत हो गया। तो उससे क्या होगा, आंसर गलत होने पे कुछ तो इवोल्वेटर उसमें 0 मार्क्स देते थे, कुछ उसमें हाफ मार्क्स दे देते हैं, कुछ उसमें मतलब वो वेरिएशन चलता है। तो स्टूडेंट को लगता है कि मैं पूरे 5 ही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया पर मेरे मार्क्स आए 20, क्यों? तो उसका रीजन है या तो आपकी प्रैक्टिस कम होगी जिससे आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले से फॉर्मूला बुकलेट में दिए हुए हैं, पर वहां पे कुछ सिंबॉलिकली फॉर्मूले हैं। सिंबॉलिकली मतलब एम एन, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि एम को क्या लूं एन को क्या लूं। अगर वो दोनों चीजें उसने अल्टर कर दी तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, या उसको यही समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वन वे एनालिसिस लगेगी या टू वे। तो करके तो आया वो क्वेश्चन, तो हाँ टू वे का करके आ गया एन वन वे की तरह से, तो अपने हिसाब से तो पूरा सही करके आया है, पर वो तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसलिए उसके पूरे मार्क्स चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ा समझें, तो बहुत ईजी है। तो ये पूरा इनका जो जो ये पूरे टू ब्लॉक्स हैं, इनका एक ही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर बिल्कुल टिकटो। तो क्या प्रोसीजर है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो पहला तो बना कि व्हाट इज वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एक क्वेश्चन तो ये बना 2 मार्क्स का कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है। तो मैंने बताया कि हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी है इसमें कि इफ वी कंसीडर ओनली वन फैक्टर एट डिफरेंट लेवल्स and we want to test the effect that the labels have the same effect or not, then the technique is called one way analysis, one way analysis of variance. Okay, फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके एजम्पशन क्या क्या है। एजम्पशन हमारे लगभग सेम है, मतलब वन वे एनोवा के और टू वे एनोवा के या एम सैंपल ऑब्जर्वेशन के, तीनों के बिल्कुल क्या है, सेम है। तो चलिए देखते हैं एजम्पशन क्या है। पहले मैं सिखाया था, फिर बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये बेसिक एजम्पशन देखिए, डिपेंडेंट, एक तो क्या है कि जो हमारा वेरिएबल्स है, जो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो केवल उनके लिए जो स्केल है वो इंटरवल यानी न्यूमेरिकल फॉर्म होना जरूरी है। तो पहला तो एजम्पशन ये डाल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो हमारा प्रोडक्शन हुआ इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, या कभी कभी बोलते हैं रेस्पॉन्स वेरिएबल। इंटरवल स्केल मेंशन डिपेंडेंट वेरिएबल। यस, तो या हम इसे बोलते हैं रेस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि हम मैंने बताया कि इसको हम रिग्रेशन के मोड में पढ़ रहे हैं, तो रिग्रेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का बात थी। दूसरा क्या है, यानी जो भी हमारा, जैसे हमने मान सीड हमने सीड अप्लाई करा V1 V2 V3, तो हमारी यील्ड, हमारी जो भी प्रोडक्शन हुआ, तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, और जो हमारा सीड है वो इंडिपेंडेंट। तो कह रहा है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल, के सैंपल्स आर इंडिपेंडेंटली और रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो हम सैंपल लेंगे वो हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पॉपुलेशन कैन बी रीजनेबल टू हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो वो ग्रुप्स हैं जहां से हमने सैंपल लिया है वो नॉर्मल होना चाहिए। के सैंपल्स हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेरिएंसेस। जो ग्रुप्स हैं हमारे सबका वेरिएंस लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। एंड वेरियस इफेक्ट्स आर
एडिटिव इन नेचर। जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, वो हमारे एडिटिव होने चाहिए। ओके, तो डिफरेंट इफेक्ट्स आर शुड बी एडिटिव। जो डिफरेंट है वो इफेक्ट्स वो भी एडिटिव होने चाहिए। तो ये हमारे एजम्पशन है। तो पहला क्वेश्चन में यस लास्ट जो इसका वो एजम्पशन है वो क्या है कि जो एरर कंपोनेंट है, जो विद इन हम एरर मार रहे हैं कि भाई जो सोयल फर्टिलिटी वजह से एरर हुई, या जो काउ थी उनकी एज डिफरेंट थी उसकी वजह से जो एरर हुई, या कुछ बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ काउ दूध ज्यादा देंगी कुछ कम देंगी, तो जो इस तरह का जो एरर बनेगी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तो इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भाई सब में एक ही तरह की एरर बनेगी। दूसरा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए जिसका मीन तो जीरो हो। यानी मीन जीरो मतलब क्या है, कुछ का तो इफेक्ट ज्यादा होगा, कहीं पे तो जो सोयल फर्टिलिटी ज्यादा होगी, कहीं पे सोयल फर्टिलिटी कम होगी। ठीक है, मान लीजिए इस पोर्शन में सोयल फर्टिलिटी ज्यादा है, इस पोर्शन में कम है, इसमें मीडियम है, इसमें ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर हम सबको ऐड कर दें तो इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो आ जाए। तो ये कह रहा है कि मीन जीरो होना चाहिए, और वेरिएंस जो इनके बीच में वेरिएशन बनेगा वो कांस्टेंट मानते हैं। ओके, चलिए ये तो ठीक है। तो ये 6 इसके एजम्पशन है, तो ये भी आप अच्छे से टिक कर लीजिए, इनको भी आप एग्जाम में देख के जाएंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इसके न्यूमेरिकल। तो चलिए क्या से न्यूमेरिकल इसको करेंगे, कैसे हम करेंगे। तो यस, इसका मॉडल ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, डिस्क्राइब द, ये भी आपको देना चाहिए जो अगर हम वन वे पढ़ रहे हैं। तो एक तो बताया हमने कि वन वे क्या है, फॉर वन फैक्टर इज वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आप जो मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन बताई है आप उसी को ही कर लें, शायद इसमें प्रॉपर डेफिनेशन तो मुझे नहीं लग रहा लिखी हुई है कहीं पे। तो वन वे फैक्टर क्या है, इफ वी कंसीडर वन फैक्टर at different levels and we want to check whether the effect of various levels of the factor is same or not, then the technique is called one way analysis of variance. Okay, अब इसका लेआउट कैसे बनेगा। चलिए, लेआउट का मतलब है कि भाई हम ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसमें कॉल लेआउट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कि सिंपल मान लेते हैं एग्जांपल 3 ही, वैरायटी ऑफ V1 यहाँ पे लगाया हमने, वैरायटी ऑफ V2 और वैरायटी ऑफ V3। अब ये हमारे डिफरेंट प्लॉट्स बने हुए हैं, तो इस पूरे प्लॉट में हमने V1 लगा दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होगा। तो मान लेते हैं इसको, ये क्या है V11, यहाँ सॉरी Y11, यहाँ पे मान लेते हैं